दोस्तों नमस्कार। मैं BM मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी चाय पानी। हाँ पूर्णिमा, लगता है अब खर्चा पानी का लोभ त्यागना ही पड़ेगा। हाथ पसारना अब खतरे से खाली नहीं रहा, लेकिन आदत जो पड़ गई है ऊपर की खाने की, इतनी आसानी से थोड़ी छूटेगी। 2 साल और बचे हैं नौकरी के। सोच रहा हूं तनखैया को हाथ ना ही लगाऊं, बुढ़ापे में काम देगी। नारायण भारी मन से उठे और बाथरूम की ओर चल पड़े। रात भर ना तो पूर्णिमा को ठीक से नींद आई और ना नारायण को। पूर्णिमा पति की सेहत को लेकर चिंतित थी और नारायण ऊपरी कमाई के बंद हो रहे रास्तों को लेकर। तो आइए सुनते हैं सरकारी दफ्तरों में पल रही चाय पानी संस्कृत की झलक दिखाती ये कहानी। ओ पूर्णिमा, कहां हो? सुनती हो? पत्नी को आवाज लगाते हुए नारायण प्रसाद घर के अंदर घुसे और सोफे पर पसर गए। काहे चिल्ला रहे हो? आ रही हूं जी। और सुनो, आज मैं कह देती हूं, अब जो तुमने मेरा सही नाम न लिया तो ठीक ना होगा। 30 साल हो गए साथ रहते हुए, अब तक तुमने एक बार भी मेरा सही नाम लेकर नहीं बुलाया। मेरा नाम पूर्णिमा है और जब देखो तब तुम पूर्णिमा पूर्णिमा चिल्लाते रहते हो। कम से कम ढंग से नाम लेना तो सीख लो। न जाने सही नाम लेने में क्या दिक्कत होती है तुम्हें। पूर्णिमा तमतमाती हुई बाहर निकली और नारायण के पास जाकर ऐसे खड़ी हुई जैसे उनकी लंबी क्लास लेने वाली हो। अरे छोड़ो ये हंसी मजाक, नाम में क्या रखा है? हो तो तुम मेरी ही, मेरी जान हो तुम। क्या बताऊं, सुपारी चबाते चबाते जीभ मोटी हो गई है ना, लटकती ही नहीं। बहुत कोशिश करता हूं पूर्णिमा बोलने की, लेकिन मुंह से पूर्णिमा ही निकलता है। नारायण ने लंबी सांस लेते हुए चुटकी ली। हालांकि नारायण के चेहरे से लग रहा था कि उन्हें पूर्णिमा ना बोल पाने का क्षोभ है। उनके लहजे में पत्नी के नाम का सही उच्चारण न कर पाने की असमर्थता झलक रही थी। पूर्णिमा, जल्दी से एक लोटा पानी तो लाना। न जाने क्यों आज सवेरे से मेरा गला सूख रहा है, कुछ कमजोरी सी लग रही है। पानी पीते पीते पेट फूल गया, लगता है जैसे गले में आग लगी हो। दफ्तर में भी मन नहीं लग रहा था, जैसे तैसे 4 बजाया। नारायण बुझे स्वर में बोले, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? पूर्णिमा दौड़ती हुई किचन में गई और पानी भरा लोटा लेकर नारायण के बाजू में बैठ गई। नारायण ने पानी गटागट गले में उड़ेला और कमर सीधी कर बैठ गए। अचानक उनके मुंह से तेज आवाज निकली, हे भगवान! अब उनके चेहरे पर थोड़ी चैतन्यता दिख रही थी। पूर्णिमा, 1 गिलास लस्सी तो बना लाओ। शरीर में थोड़ी तरावट आए तो हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लूं। पूर्णिमा फटाफट अंदर गई और थोड़ी देर में लस्सी लेकर नारायण के करीब आकर बैठ गई। उसने गिलास नारायण के हाथों की ओर बढ़ाया। नारायण का हाथ थरथरा रहा था। पूर्णिमा चिंतित हो गई। आज क्या हो गया तुम्हें? ज्यादा तकलीफ लग रही हो तो डॉक्टर के पास चले जाओ। हाथ तो कभी नहीं कांपते थे तुम्हारे। हाँ पूर्णिमा, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाथ ही नहीं, पूरा शरीर थरथरा रहा है। 10 साल पहले जब कलेजे में पीड़ा उठी थी तब हुआ था ऐसा। अब तक तो सब ठीक ही था। दवाई भी लगातार ले रहा हूं। इधर कुछ दिनों से कमजोरी जरूर महसूस हो रही है। क्या बताऊं पूर्णिमा,
हफ्ते भर से दफ्तर में चाय पानी का खर्चा भी नहीं मिला। मन उदास रहता है। डर लगता है कि कहीं तनख्वाह में हाथ न लगाना पड़ जाए। तुम तो जानती हो, जब से नौकरी की है तब से घर का पूरा खर्च ऊपरी चढ़ोतरी से ही चल रहा है। हो सकता है मन की थकान शरीर तक उतर गई हो, और अब उम्र भी तो हो रही है। पूर्णिमा का हाथ पकड़ते हुए नारायण ने गहरी आह भरी। अरे अब छोड़ो खर्चा पानी की बात, लोग समझदार हो गए हैं। पहले की बात अलग थी, न मोबाइल, न कैमरा, न गली गली पुलिस, न सीबीआई। अब तो पब्लिक खुद पुलिस बन गई है। कदम कदम पर खतरा है पकड़े जाने का। मेरी मानो तो अब ये सब बंद कर दो। ऊपरी कमाई ना भी हो तो तुम्हारी तनख्वाह से ही सब बड़े आराम से चल जाएगा। पूर्णिमा की समझाइश में मजबूरी के शब्द थे। हाँ पूर्णिमा, लगता है अब खर्चा पानी का लोभ त्यागना ही पड़ेगा। हाथ पसारना अब खतरे से खाली नहीं रहा, लेकिन आदत जो पड़ गई है ऊपर की खाने की, इतनी आसानी से थोड़ी छूटेगी। 2 साल और बचे हैं नौकरी के। सोच रहा हूं तनखैया को हाथ ना ही लगाऊं, बुढ़ापे में काम देगी। नारायण भारी मन से उठे और बाथरूम की ओर चल पड़े। रात भर ना तो पूर्णिमा को ठीक से नींद आई और ना नारायण को। पूर्णिमा पति की सेहत को लेकर चिंतित थी और नारायण ऊपरी कमाई के बंद हो रहे रास्तों को लेकर। नारायण प्रसाद सर्वाधिक कमाऊ माने जाने वाले परिवहन विभाग में बड़े बाबू थे। जिस गति से सड़क पर वाहन दौड़ रहे थे, उसी गति से नारायण की जिंदगी भी दौड़ रही थी। बिना मांगे सब कुछ मिल रहा था। सुविधा शुल्क के नाम से नारायण तिजोरी भर रहे थे। किसी की कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन इधर पिछले 10 सालों से नारायण को मिलने वाले सुविधा शुल्क में थोड़ी गिरावट चल रही थी। किसी किसी दिन तो ऐसा भी हो जाता कि नारायण के हाथ खाली रह जाते। ऊपरी कमाई की लत पाल चुके नारायण चिंतित होने लगे। उनकी चिंता का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ा। दिल कमजोर होने लगा। एक बार तो हालत ज्यादा गंभीर हो गई। उनके सीने में असहनीय दर्द हुआ। नारायण को लगा कि सुविधा शुल्क के साथ कहीं जिंदगी का हाथ भी न छूट जाए। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया। नियमित दवाइयों के साथ डॉक्टरों ने उन्हें चिंता न करने और मौज मस्ती के साथ रहने की सलाह दी। लेकिन नारायण की जिंदगी में शायद ये लिखा ही नहीं था। यदि एक दिन भी ऑफिस में उन्हें चाय पानी का खर्चा न मिलता तो वो भविष्य को लेकर भयग्रस्त हो जाते। अन्य दिनों की भांति आज भी नारायण दोपहर 12 बजे दफ्तर पहुंचे। कुर्सी में बैठे ही थे कि फटे हाल से एक युवक को अंदर आते देख उनके मन में उमंग का संचार शुरू हो गया। उनका सूखा गला लार से तर होने लगा। भगवान ने बड़े दिनों बाद सुध ली। चलो कुछ तो देकर ही जाएगा। ये सोचते हुए नारायण की नजरें फाइलों पर मंडराने लगीं। वो अपने आप को व्यस्त दिखाने की कोशिश करने लगे। साहब, 10 दिन हो गए मेरी टैक्सी आपके दफ्तर में खड़ी है। अब छोड़ दीजिए साहब, मेरी दाल रोटी बंद हो जाएगी। सिर्फ यही एक सहारा है मेरे बाल बच्चों के पेट पालने का। युवक हाथ जोड़कर नारायण के सामने खड़ा हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? जी श्रवण। कौन सी टैक्सी? वो सफेद वाली जो सामने खड़ी है? नारायण ऐसे बोले जैसे उन्हें कुछ मालूम न हो। जी साहब, वही। एक सवारी ज्यादा बैठा ली थी। आपके सिपाही ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, सीधे पकड़कर यहां लाया और खड़ा करवा दिया। श्रवण गिड़गिड़ाने लगा।
साहब, मजबूरी में बैठाना पड़ गया था उसे। उसकी माँ बीमार थी। मेरी टैक्सी में सिर्फ एक सवारी की ही जगह थी, लेकिन उसे तो माँ के साथ जाना ही था अस्पताल। वो विवश था। मैं मजबूर हो गया था साहब, इसलिए बैठा लिया। रास्ते में कोई व्यवस्था दिखाने लग जाए तो तुम नियम तोड़ दोगे। बकवास मत करो। नारायण ने टेबल के नीचे पड़ी एक फाइल को ऐसे उठाया जैसे कोई भारी पत्थर उठा रहे हों। इसमें तो 10,000 रुपए का जुर्माना है। ठीक है, जुर्माना भर दो, गाड़ी ले जाओ। 10,000 रुपए? इतने पैसे तो मैं महीने भर में नहीं कमा पाता। दिन रात सड़क पर दौड़ता हूं, तब जाकर किसी तरह गृहस्थी चलती है। साहब, थोड़ी रहम करिए। ये कहते हुए श्रवण नारायण के और करीब आकर खड़ा हो गया। देखो, मेरे पास पावर नहीं है जुर्माने की राशि कम करने की। जाकर बड़े साहब से मिल लो, वही कुछ कर सकते हैं। नारायण ने फाइल फिर टेबल के नीचे फेंक दी। असहाय श्रवण नारायण के पैरों पर गिर पड़ा। साहब, कुछ तो दया करिए। 10 दिन से बेकार बैठा हूं। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं बचा है। कहां से लाऊं 10,000 रुपए? नारायण ने लार गटकते हुए अपना हाथ श्रवण के कंधे पर रखा। मैं समझ रहा हूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। चलो, जब इतनी दिक्कत है तो कोई जुगाड़ भिड़ाता हूं। नारायण थोड़ी देर के लिए अपने कक्ष के बाहर गए और फिर आकर कुर्सी पर बैठ गए। सुनो, मैंने साहब से बात की है। उनसे तुम्हारी परेशानी बताई। 5,000 रुपए दे दो, गाड़ी ले जाओ। और हां, जुर्माना की पावती नहीं मिलेगी। घंटे भर से गिड़गिड़ा रहा श्रवण थक गया था। उसने 5,000 रुपए देने की हामी भर दी। साहब, अभी तो मेरे पास एक पैसे नहीं है। जाता हूं, व्यवस्था करके कल आऊंगा। दफ्तर से बाहर निकल रहे श्रवण के सुस्त कदम बता रहे थे कि वो उस लक्ष्य की ओर जाने का प्रयास कर रहा है जहां पहुंचना उसके लिए नामुमकिन है। घर पहुंचकर उसने कई चेहरों को याद किए। कौन देगा 5,000 रुपए? बार बार वो अपने दिमाग को दौड़ाता और जब कुछ न सूझता तो आंखें फाड़कर खपरेल के पार आसमान की ओर देखने लगता। सुबह होने को आई, लेकिन उसके दिमाग में एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं आया जो उसे 5,000 रुपए दे सके। चारपाई पर करवट बदल रहे श्रवण को किसी के आने की आहट महसूस हुई। उसने सिर ऊपर उठाया तो सिरहाने उसकी पत्नी रमा खड़ी थी। उसने आंचल से ढके अपने हाथों को श्रवण की ओर बढ़ाया। ये लो, राखी में मेरे भाई ने मुझे ये सोने के कंगन दिए थे। 5,000 के तो होंगे ही। जाओ, इन्हें ही दे देना बाबू को। न माने तो बेचकर पैसे दे देना। श्रवण बाबू नारायण के सामने कंगन रखते हुए बोला। साहब, पैसे तो मिल नहीं पाए। ये ले लीजिए और मेरी गाड़ी छोड़ दीजिए। नारायण ने कंगन एक कागज में लपेटे और जेब में डाल लिए। दूसरी जेब से उन्होंने गाड़ी की चाबी निकाली और श्रवण की ओर फेंक दी। श्रवण अपनी गाड़ी लेकर चला गया। अरे ओ पूर्णिमा, बाहर तो आओ। देखो, आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। बड़े दिनों बाद भगवान ने हाथ खोले हैं। नारायण ने चहकते हुए पत्नी को पुकारा। पूर्णिमा बाहर आई। नारायण ने उसकी कलाई पकड़ी और जेब से कंगन निकालकर उसे पहना दिए। भगवान के घर देर है,
अंधेर नहीं। कई दिनों से बोहनी नहीं हुई थी। ऊपर वाले ने आज इकट्ठे झोली भर दी। पूर्णिमा खुशी के मारे झूम उठी। उसने चमचमाते कंगन की ओर देखते हुए कहा, बड़े सुंदर हैं ये, डिजाइन भी अच्छी है, वजन भी ठीक ठाक लगता है। पूर्णिमा के अंतर्मन से उठ रही खुशी की लहर में नारायण भी बहे जा रहे थे। तभी गेट के पास किसी वाहन के रुकने की आवाज आई। अरे ये पुलिस! नारायण का गला फिर सूखने लगा। पुलिसकर्मी धड़धड़ाते हुए नारायण के घर में घुसे और बिना किसी पूछताछ के उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। पति के हाथों में हथकड़ी देख पूर्णिमा के हाथों की शोभा बढ़ा रहे कंगन खुद ब खुद जमीन पर गिर गए। पुलिस नारायण को लेकर चल पड़ी। पीछे से पूर्णिमा ने कहा, सुनो जी, वहां भी पानी साथ रखना, जब गला सूखे तो पी लेना। वैसे सुना है आजकल जेल में भी आराम रहता है। पुलिस की गाड़ी में बैठे श्रवण की आंखों में धधक रही ज्वाला से नारायण और पूर्णिमा दोनों झुलस रहे थे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।